हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर करने जा रहे हैं आपके रीट का जो सिलेबस है, जिसमें आपके हिंदी टॉपिक दिया हुआ है। हिंदी का जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें शायद आपके अलग अलग कुछ खंड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है। जैसे आपके साइकोलॉजी का अलग से सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी का अलग से, कुछ बच्चों की इंग्लिश है तो उनके लिए इंग्लिश का है, संस्कृत वालों के लिए संस्कृत का। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम हिंदी के सिलेबस में से कुछ टॉपिक आज की क्लास में कवर करेंगे। एंड पॉसिबल होगा तो हम आगे के जो भी टॉपिक है उनको भी हम शॉर्ट में ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा रिवाइज है वो इनको कर लेंगे। तो मेन मैं यहाँ पर जो फोकस करने वाली हूँ वो यहाँ के जो भी PYQ हैं आपके रीट में पूछे गए, उन PYQ के अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे, जिससे कि अगर PYQ वापस आ जाए या फिर इससे मिलता जुलता कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपसे गलत नहीं हो। तो एक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग हम हिंदी करेंगे, बिल्कुल डिटेल से हम यहाँ पर हिंदी है वो नहीं पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट तो हम यहाँ पर आपके सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपको रीट में पढ़ना क्या क्या है। देखिए ये मैंने यहाँ पर रीट का सिलेबस लिया है और आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर कौन से पार्ट में आता है, सेकंड पेपर में आता है और उस पर जो टोटल नंबर का कितने का आता है। तो 30 नंबर की आपकी हिंदी आती है, टोटल 30 नंबर की हिंदी आती है और शायद तक इसमें क्वेश्चन है वो भी आपके 30 ही आते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। फिर आपको इसमें कुछ तो आपको दिए हुए ग्रामर के टॉपिक, ग्रामर के टॉपिक यहाँ पर बताए हुए हैं। आपके जो भी नॉर्मल अपने ग्रामर होती है, जैसे कि संधि समास है, संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण विशेष्य है। इसके अलावा आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि वाले जो भी हैं आपके अवयव है। अवयव क्या होते हैं जो जिसमें चेंज का जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे तथा है, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ना, तथा है, यहाँ है, इधर है, उधर है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको अवयव कहते हैं। तो ये सब आपके क्या है ग्रामर में टॉपिक में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपके पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द है, आपके उपसर्ग है, प्रत्यय हैं, एकार्थी अनेकार्थी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि आप जान द्विज, द्विज से आप लगा सकते हैं कि द्विज है वो एक तो हाथी को भी बोलते हैं द्विज और एक पक्षी को भी बोलते हैं द्विज। तो ये क्या होते हैं, एकार्थी अनेकार्थी शब्द होते हैं। इसके अलावा आपके देश विदेशी शब्द दिए हुए हैं और तत्सम तद्भव शब्द दिए हुए हैं। ये सॉरी ग्रामर में टॉपिक दिया हुआ है शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान में आपके ये वाले टॉपिक दिए हुए हैं, तत्सम तद्भव देश विदेशी जो भी शब्द के टाइप होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस है उसको डिवाइड किया। सेकेंड आपके टॉपिक दिया हुआ है अपठित गद्यांश में से कुछ बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जैसे कि रेखांकित जो शब्द है उनका अर्थ स्पष्ट आपको करना होगा। आपसे वचन के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, काल के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है कि कौन सा काल है, भूतकाल है कि प्रेरणार्थक काल है, किस प्रकार का काल है। लिंग के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा। और दिए गए शब्दों का वचन काल, लिंग बदलना, यानी स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में, ये सब आपसे चेंजिंग है वो करवाए जा सकते हैं। एंड एक और टॉपिक आपके यहाँ पर दिया हुआ है राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। बहुत कम ये इसका सिलेबस है वो देखने मिलता है, यानी ये कंटेंट है, सॉरी सिलेबस क्या, जो ये सिलेबस का टॉपिक है राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, इसका कंटेंट काफ़ी कम देखने मिलता है। तो ये भी आपसे यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको कुछ मेन जो कंटेंट है वो तो आपको रीड करके ही जाना है इसमें। फिर आपके तीसरे नंबर का टॉपिक दिया हुआ है वाक्य रचना। वाक्य रचना है, वाक्य की कौन कौन से अंग होते हैं, वाक्य के कितने टाइप्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। प्रबंध पूछा जा सकता है, मुहावरे लोकोक्तियाँ आपसे पूछी जा सकती है, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा आपसे कुछ टीचिंग के जो मेथड है वो आपसे बाद में पूछेगी। तो आपके ग्रामर वाले टॉपिक है यही आपको मेनली, ये 3 टॉपिक हैं वो आपको ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके जो भी टीचिंग के सब्जेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा की शिक्षण की विधियाँ किस प्रकार की हैं, भाषा शिक्षण के उपागम क्या हैं, भाषा की दक्षता का विकास किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाषाई कौशल है इसका डेवलपमेंट, कि भाषाई कौशल में आपको क्या करना होता है। अपन किसी भी बच्चे को सिखाते हैं, लर्निंग करवाते हैं, तो वो आपके सुनकर करता है, बोलकर सीखता है, पढ़कर सीखता है, लिख के। तो भाषाई कौशल का विकास इसी प्रकार के होता है। और जैसे इसमें लिया हुआ है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बच्चा सबसे पहले सुनेगा। छोटे बच्चे को आप जैसे कराओगे तो उसको लर्निंग किस प्रकार से होगी, सबसे पहले सुन के होगी, फिर वो बोलना सीखेगा धीरे धीरे, फिर वो पढ़ना सीखेगा और लास्ट में जाके लिखना। तो ये इसका क्रम पे आपसे पूछा जा सकता है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर लिखना, पढ़ना। तो बच्चा क्या पैदा होते ही सबसे पहले लिखने लग जाएगा क्या? तो ये तो आपके कॉमन सेंस से क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट इतना इजी क्वेश्चन भी अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो वो आपसे पूछ सकता है कि इसका आपसे क्रम है वो लगवा सकता है, जो कि आपके डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ है। तो भाषाई कौशल का विकास आपको रीड करना है। हिंदी भाषा की शिक्षण की चुनौतियाँ किस प्रकार की है वो आपको देखनी है। शिक्षण अधिगम की सामग्री,
जो भी सामग्री की आपको क्या चाहिए होते हैं, कोई भी आप जनरली ये सिलेबस है, ये मेनली जो कंटेंट है इधर नीचे वाला दिया हुआ, ग्रामर के अलावा जो अदर टॉपिक है इसको आपको ये देख के करना है कि जैसे अगर हम टीचिंग करवाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, कि हमें ब्लैक बोर्ड वगैरह चाहिए होता है, चौक वगैरह चाहिए होती है। आजकल डिजिटल हो गया है बस पूरा के पूरा स्टडी मटेरियल, तो हमें वो उसका पूरा का पूरा डिजिटल कंटेंट के रूप में तैयार करने के लिए पीपीटी फाइल वगैरह लगवाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो सब हमें इसमें चाहिए होता है। तो ये आपके क्या हो जाएगी, सामग्री हो जाएगी। कोई भी आपके मैप वगैरह आप इसमें सामग्री के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जो भी सहायक चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती है, आपके सामग्री में इंक्लूड हो जाती है। इसके अलावा आपसे पाठ्य पुस्तक किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या सिलेबस वगैरह होना चाहिए, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधन तो ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। मूल्यांकन की टाइम टू टाइम बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, अचीवमेंट उनकी किस प्रकार से रही है वो उनको पता चलता रहे, वो उनकी अपनी जहाँ भी कमियाँ होती है वो उनको दूर कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा जा सकता है। सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, तो ये आपके सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा साहित्य की सामान्य जानकारी भी आपकी टॉपिक है वो दी हुई है। अब इसमें यहाँ पर जो बताया गया है लास्ट में आपके सिलेबस में वो बताया गया है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड है वो कक्षा 6 से 8 तक के जो भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग जो सत्र बताया गया है 2021-22 की जो भी बुक वगैरह हैं, जो भी पुस्तक वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग रहेगा। कठिनाई का स्तर है वो सीनियर लेवल तक जा सकता है, यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि बहुत ज़्यादा हार्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीधा अगला लिख के दे रहा है कि नॉर्मल तो हम 6 से 8वीं तक के बच्चों को जो मैटर देखने को मिलता है ना वही पूछेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर टीचर का पेपर बनाने वाले का रहेगा नहीं इच्छा तो वो क्लास 12th वाले एक बच्चे तक का आपसे हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे नहीं जाएंगे, किसमें, आपके हिंदी वाले में। तो आपको एकदम रिलैक्स होकर हिंदी पढ़नी है। और मेन अगर हम टॉपिक का ओवरव्यू भी देख लेंगे ना तो भी हो जाएगा। तो यहाँ तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट आपके वर्ड है, टॉपिक है सॉरी, वर्ण विचार, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ण विचार है ये मैंने फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक लिया है। इससे पहले भी एक यहाँ पर दिए हुए हैं हिंदी वर्णमाला की ज्ञान के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए हुए, तो ये हम अभी कर लेते हैं फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित जो भी वर्ण हैं इनके उच्चारण के स्थान के अकॉर्डिंग आपको इनको मिलान करना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। जैसे आपने बच्चों क्लास में जब छोटे बच्चे हैं उनकी क्लास में या सिलेबस में देखा होगा, या फिर आप भी जब 6-7 में या फिर 4-5 में रहे थे तब आपने भी सीखा होगा ये कि किसी भी वर्ड है उसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो जैसे कि हम प फ बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि होठों से उनका उच्चारण होता है प फ, आप बोल के देखना। इसके अलावा आप अदर वर्ड्स हैं उनका भी उच्चारण है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे दांत से कुछ वर्ड होते हैं जो दंते होते हैं, जैसे कि तैथ है जब भी बोलते हो तो आपके दांत से जीवा है वो टच होती है। तो ये बोलने के अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पर आपको केवल ओवरव्यू करवा सकती हूँ, आपको डिटेल से देखना है तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी टीचर्स हैं, उनकी क्लासें हैं जो आराम से आपको धीरे धीरे करवाते हैं, यानी कि पूरा अच्छे से समझा के पूरा डिजिटल मैप के अकॉर्डिंग करवाते हैं। तो हम तो एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं। मैं भी आपको रफ अकॉर्डिंग बता देती हूँ, 1 मिनट। रफली अगर हम इसको रीड करना चाहें तो किस प्रकार देख सकते हैं। ये आपको एक जैसे कि हमने इमेजिन किया है ये एक किसी का फेस है। अब वो ना कौन कौन से वर्ड कहाँ से बोल सकता है, इसमें आप एक तो बोल सकते हैं आप होठों से, तो कुछ तो होगी आपके ओष्ठ वाले वर्ड्स। ओष्ठ वाले कौन से होंगे, जो भी आपके प वर्ग का जो भी शब्द आते हैं प वर्ग में, यानी कि आपके वर्णमाला तो आपने रीड की होगी प फ ब ब है, तो वो आपके किस में आएंगे, होठों से आएंगे। ओष्ठ इसका वैसे शुद्ध बोलेंगे तो ओष्ठ वाले वर्ड किस में आएंगे, प फ ब, ये इसमें आएंगे। इसके अलावा आपको इसमें क्या याद रखना है, ऊ। जब भी आप ऊ बोलते हैं तो उसमें भी आपके होठों क्या है वो मेन रोल रहता है, मेन रोल है वो देखने को मिलेगा। तो ऊ है या प है ये आपके ओष्ठ वाले में आएगी। इसके अलावा आपके फिर आप कुछ वर्ड आपको दंते देखने मिलते हैं। दंते में आपको कौन से देखने मिलते हैं, तय वर्ग वाले जो भी आते हैं वो आपको दंते में देखने मिलेंगे, जैसे कि तय थ द धन है जो भी वर्ड्स हैं। इसके अलावा आपको ल वर्ड है वो भी आपको दंते में देखने मिल सकता है। स वर्ड है ये भी आपको दंते में देखने मिल सकता है। तो तय वर्ण वाले या फिर ल है श है
तो ये किस में आते हैं, आपके दंत्य में आते हैं। मेनली रूप से दंत्य में कौन से आते हैं, त वर्ग वाले जो भी वर्ड है वो दंत्य में आपको देखने को मिलेंगे। प वर्ग वाले होस्ट ओस्ट में आएंगे। मूर्धन्य में कौन से आते हैं, मूर्धन्य में आपको देखने मिलेंगे ट वर्ग के। ट वर्ग आता है वो किस में आता है, आपके मूर्धन्य में आता है। ट वर्ग वाले किस में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं। इसमें यहाँ पर हमने प देखा, प के अलावा यहाँ पर हम देख लेंगे त, यहाँ पर होगा ट। इसके अलावा यहाँ पर र भी आता है, र भी इसमें ही आपको देखने मिलेगा। और इसके अलावा भी आप देख लेना अपनी बुक में, अभी हम देख लेंगे उसका, अगर बुक में कुछ दिया हुआ होगा तो। इसके अलावा आपको इसमें और क्या याद रखना है, मेन तो हमें याद रखना, होठ से कौन से बोल सकते हैं, प वर्ग वाले। दांत से कौन से बोलते हैं, दंत से त वर्ग वाले। मुर्दा से ट आ गया। इसके अलावा आपको याद रखना है कुछ आते हैं आपके तालु से। तालु से कौन से बोले जाते हैं, तालु से आपके याद रखना च वर्ग वाले। च वर्ग वाले जो भी आएंगे वो आपके तालु से आएंगे। च वर्ग है, ये है, इसके अलावा ई है, ई वाले हैं वो किस में आएंगे, तालु से आएंगे। इससे तालु से जस्ट नीचे जाओगे तो आपके कंठ आ जाएंगे, और कंठों से आपके क्या बोलते जाता है, कैसे कंठ, कैसे क वर्ग वाले। कैसे हमेशा याद रखना, कैसे कंठ है, कैसे क वर्ग है। इसके अलावा ए आ है, ए और आ वर्ग है। ए और आ वर्ग है वो भी किससे बोले जाएंगे, कंठों से बोले जाएंगे। तो ए आ यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा ऊपर आओगे ई आ जाएगा। और कैसे नेक्स्ट आपके कौन सा आता है, च वर्ग आता है, क च। फिर यहाँ पर आओगे तो ट देखने मिलेगा, ट के बाद में आपको द देखने मिलेगा, त देखने मिलेगा। आप इसे उल्टा रखना, जैसे किसी का फेस है, फेस में कंठ से आपके क वर्ग आ जाएगा, क के बाद में आपको तालु से देखने मिलेगा च वर्ग आएगा। तालु के ऊपर जस्ट आगे आपको देखने मिलेगा मूर्धन्य देखने मिलेगा, जिसमें आपको ट वर्ग देखने मिलेगा। दांत आएगा जहाँ पर आपको त वर्ग देखने मिलेगा, और फिर होठ आएंगे वहाँ पर आपको प वर्ग है वो देखने मिलेगा। तो ये इसका आपको सीरीज है वो याद रखनी है। इसके अलावा ए आ याद रखना है। ए आ आपके हमेशा कंठ से बोले जाते हैं। ई हमेशा आपके तालु से बोली जाती है। री होती है वो आपके हमेशा मूर्धन्य से बोली जाती है। री है, र है, वो आपके किससे बोले जाते हैं, मूर्धन्य से। यहाँ पर य आ गया है, यहाँ पर र आ गया है, यहाँ पर आपके ल आ जाएगा, और वह आपके होठों पे आ जाएगा। तो यह र ल ये इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। कंठ से आया है, हमेशा आना आपके ये वर्ण विचार वाला है वो हमेशा याद रखना कि नीचे से ऊपर की आ रहा है। नीचे क्या है, सबसे नीचे कंठ है, कंठ से क वर्ग याद रखना है। ए आ है वो याद रखना है। फिर आपके तालु आएगा, तालु से आपको छ वर्ग याद रखना है, ई याद रखना है। फिर आपके मूर्धन्य आएगा जहाँ पर आपको ट वर्ग याद रखना है। दंत आएगा वहाँ पर आपको त वर्ग वाला याद रखना है। और फिर होठ आएंगे वहाँ पर आपको प वर्ग। और यहीं से आपके तालु से आपके यह स्टार्ट हो जाता है, ये र ल व, यह इस प्रकार से हो जाएगा। ए आ है, ई है, ऊ है, आपके किससे आ जाएंगे, ऊ आपको हमेशा याद रखना आपके होस्ट वाले में आएंगे और होठों वाले में आएंगे। इस प्रकार से ये वर्ण वाला है वो देखने को मिलती है। अब हम इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप सॉल्व करोगे तो आपके इजी से हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा कै किस में आता है, कैसे हमने देखा था, कैसे कंठ आया था, कैसे कंठ। फिर दंत में हमने तय वर्ग देखा था, तो तय वर्ग है ये दंत में आ जाता है। तो ए में जिसमें आपके 3 दिया हुआ है, ए में जिसमें 3 दिया हुआ एक ही ऑप्शन है। अगर आपको एक ही ऑप्शन पता है तो भी आपका आंसर है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम मिला लेते हैं। तय में हमने देखा दंत आता है, तो बी में जिसमें एक है ये भी एक है। फिर इसके अलावा न दिया हुआ है, न से नासिका, न से हमेशा याद रखना नासिका, तो न से नासिका। और श्रवण, श्रवण किस में आता है, आपके तालु में आता है। जो भी स होता है वो किस में आपको देखने मिलेगा, तालु में आपको स है ये देखने मिलेगा। कौन सा वाला स, इस प्रकार वाला स है, स से शारदा वाला स है वो हमेशा आपको तालु से देखने मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये आपसे अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो PYQ देख रहे हैं जो भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्न में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई कौन सी है। भाषा की जो लिखित इकाई है वो कौन सी है। भाषा की विभिन्न इकाई है वो आपको देखने मिलती है, लेकिन लिखित कौन सी पूछी है, लिखित आपकी होती है वर्ण। लिखित इकाई कौन सी होती है, वर्ण आपको भाषा की क्या देखने मिलती है, लिखित इकाई है वो देखने मिलती है। और वैसे आपको ध्वनि भी हम भाषा के एक मीडियम के अकॉर्डिंग ध्वनि भी सबसे छोटी यूनिट मान लेते हैं। अर्थ के अकॉर्डिंग देखोगे तो अर्थ के अकॉर्डिंग आपको शब्द है, शब्द किसके अकॉर्डिंग होते हैं, आपके यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है शब्द, तो आप देख लेना कि शब्द किसके अकॉर्डिंग होता है, ये आपके अर्थ के अकॉर्डिंग होता है। सार्थक यूनिट के अकॉर्डिंग देखोगे तो सार्थक यूनिट के अकॉर्डिंग सबसे छोटा आपको देखने मिलेगा वो आपके शब्द होते हैं। इसके अलावा
अगर हम भावार्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहाँ पर हमारे बाद में वाक्य वगैरह हो जाते हैं। महर्षि पाणिनि ने बताया है भावार्थ के अकॉर्डिंग वाक्य है वो क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। अर्थ के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो आपको शब्द वगैरह देखने मिल जाएंगे। और वैसे लिखित में आपको कौन सी देखने मिलेगी, लिखित में यहाँ पर पूछा है तो लिखित में वर्ण होती है। मौखिक में देखोगे तो मौखिक में वैसे ध्वनि होती है। बोल के लिखते हैं माध्यम के अकॉर्डिंग है तो मौखिक माध्यम के अकॉर्डिंग आपकी ध्वनि होती है। लिखने में सबसे छोटा कौन सा होता है, वर्ण होता है। और सार्थक वर्ड, किसी भी सार्थक शब्द, कोई भी वर्ड होता है वो क्या होता है, सार्थक होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपके शब्द सबसे छोटा हो जाता है। तो ये आपको ये कीवर्ड देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। लिखित इकाई पूछी गई है, मौखिक इकाई पूछी गई है, सार्थक शब्द पूछा गया है या भावार्थ के अकॉर्डिंग पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। कुछ व्यंजन कई टाइप्स के होते हैं। व्यंजन में आपने देखा होगा कि कुछ वर्ण अल्पप्राण महाप्राण के अकॉर्डिंग भी व्यंजन होते हैं, कुछ व्यंजन आपके घोष अघोष भी होते हैं। इसके अलावा कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ जो यर लवा होते हैं वो अंतस्थ होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है अंतस्थ कौन सा होता है, तो अंतस्थ यहाँ पर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या आंसर है, अंतस्थ होता है, यर लवा है। और आई थिंक यहाँ हम 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पर अब से पूछा गया कौन सा नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार इसमें पूछ लिया है कि अंतस्थ। एक बार पूछा है कौन सा है, एक बार पूछा कौन सा नहीं। तो कौन सा नहीं है, अगर आपको ये पता है ये रे ले व, ये 4 क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। तो इसके अलावा जो भी वर्ड आएगा वो अंतस्थ नहीं है। तो ये होता है, रे होता है, ले होता है। यहाँ पर व की जगह इसने ब लिख दिया है, जबकि ब किस में आता है आपके, प फ ब, ये आपके किससे बोले जाते हैं, होस्ट होटोस के बोले जाते हैं, ओष्ठ वर्ण है। तो ये अंतस्थ नहीं है, होठ वाले हैं, ओष्ठ वाले हैं। फिर अंतस्थ वर्ण का नेक्स्ट वापस वही क्वेश्चन है कौन सा है, तो ये आपके ये वर्ण है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया वर्ण विचार। वर्ण विचार भी आपके देखो वैसे डायरेक्ट टॉपिक है, वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, लेकिन इससे रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन है वो विभिन्न जो भी रीट की एग्जाम अभी तक हुई हैं उनमें पूछा गया है। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया ढ का उच्चारण कौन सा स्थान है। तो अभी हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा था, तो याद कीजिए हमने देखा था सबसे पहले नीचे ही नीचे आ रहा था कंठ, कंठ से आपके क्या आता है, तो क में तो ढ नहीं आता, क खैर गए। फिर आता है आपके ऊपर जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, कंठों के ऊपर अपन को तालु देखना मिलता है, तालु से हमने देखा था च वर्ग वाले तालु में आ रहे हैं, तो वहाँ भी नहीं। फिर ऊपर आते हैं, थोड़ा ऊपर आते हैं तो मूर्धन्य वाले वर्ड है, वहाँ पर हमें जरूर ट ठ ड ढ, तो वहाँ पर जरूर ढ आता है, तो वो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, मूर्धन्य। ये ऑप्शन आपके दिया। और दंत भी यहाँ पर दिया हुआ, तो दंत में तो कौन से आते हैं आपके, त थ दन है, तय वर्ग वाले होते हैं वो आते हैं दंत में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, मूर्धन्य। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो जो व्यंजन हैं उनके मिक्स करने से बनते हैं। जैसे पर फर्स्ट वर्ण ही दिया हुआ है श, क और जो आपके षटकोण वाला स है इसके मिलाने से आपके श्र बनता है। क और षटकोण वाला श है, इनको मिलाओगे तो आपके क्या बन जाएगा, श्र बन जाएगा। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा, ऑप्शन ए है वो आपके कौन सा होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया तालव्य। तालव्य से हमने देखा था तालव्य में कौन से आ रहे हैं आपके, च वर्ण है वो आ रहा था। तो यहाँ पर देखो ट दिया हुआ, ट तो हमने देखा मूर्धन्य है, तय हमने देखा दंत्य है, पैफ है हमने देखा ओष्ठ वाले हैं, तो बचता रिमेनिंग कौन सा है, तालव्य, यहाँ पर च वर्ण, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर आपको सभी पता होना चाहिए कि च के बाद में छ आता है, ज आता है, झ आता है। आई थिंक इतना कॉमन तो सभी बच्चों को आता ही होता है, तो वो तो तभी वो ही आता है, तभी तो अभी हम इतने आगे तक तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको ऑलरेडी आता है, तो उस अकॉर्डिंग आप हैं वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है किस शब्द में एक आई की यहाँ पर पूछा है आई का स्वर नहीं है, आई यानी ये आपसे सीधा संधि के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं। संधि में आपने देखा होगा, संधि में अपन ए आई वाले देखते हैं, वर्दी संधि में आता है आपके। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया आई की ध्वनि कौन सी में आ रहा है, तो ये तो सिंपल देख के आपसे होने वाला क्वेश्चन है। आई एक की में आ रहा है, वैदिक, वैदिक, पैतृक में आ रहा है, स्नेहक। तो इसमें ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन स्नेह है। स्नेह क्या है, इसमें ऐ की ध्वनि नहीं, एक के में ऐ है। वैदिक 2 मात्रा, वैदिक में डबल मात्रा है।
पैतृक में भी डबल मात्रा है, तो यहाँ पर भी यही है, लेकिन स्नेह में ओनली सिंगल वर्ड है, यानी कि यहाँ पर ऐ नहीं होकर एक ही ध्वनि है, एक ही है। जहाँ पर ऐ की ध्वनि आती है वहाँ पर क्या कितनी मात्रा लगती है? 2 मात्रा लगती है, हमेशा याद रखना। यहाँ पर कितनी लगती है? 2 मात्रा लगती है। इस अकॉर्डिंग वैदिक में 2 मात्राएँ लगी हुई हैं, पैतृक में भी 2 मात्रा है, लेकिन स्नेह में नहीं है। अब कुछ पूछेंगे एके, तो एके में तो दे सीधा सिंपल ये दिया वही है एके। इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर आपसे कितना एजुकेशन पूछा है? प्यास शब्द दिया है, इसको आपको वर्ण विच्छेद करके बताना है। तो प्यास में पहला तो पै आधा है, फिर ये में फिर 2 आ की मात्रा में लिए हैं, तो पै है, पै के बाद में ये आएगा, तो फिर ये आपके एक ऑप्शन तो यहाँ पर ही कट हो गया, ए ऑप्शन है ये तो कट हो गया, क्योंकि इसमें ए दे दिया लेकिन पै तो पूरा नहीं है, इस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन तो कट हो गया। पै के बाद में ये है, ये के बाद में आ है, तो ये ऑप्शन भी देखो यहाँ से ही कट हो जाता है। दोनों ऑप्शन आगे आपको जाके चेक करने ही नहीं है, ये तो पहले से कट हो गया था, और ए है तो ये भी कट हो जाते हैं, बचता कौन सा? आ, और आ के बाद में स आएगा और इसमें भी ए है वो मिला हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर आपसे पूछा गया कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अब कुछ वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो क्या से होते हैं? घोष होते हैं, कुछ क्या होते हैं? अघोष होते हैं। व्यंजन भी 2 टाइप्स के हमने देखे हैं, एक हम देख रहे हैं घोष, ये आपको याद करना है घोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, क्योंकि जब आप संधि पढ़ोगे ना तो संधि में आपके ये काफ़ी काम में आने वाले हैं। तो घोष अघोष वाले अभी आप ना वर्ण वाले टॉपिक में छोड़ भी दोगे तो इनके बिना आप संधि नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा याद रखना अघोष तो कौन से होते हैं? जो पहला दूसरा होते हैं वो अघोष होते हैं। इसके अलावा जो बच गए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है वो आपके कौन से होते हैं? घोष होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके स्वर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? घोष होते हैं। लेकिन आपके तीनों टाइप के स जो होते हैं, स ये तीनों स किस में आते हैं? आपके अघोष में आते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको हमेशा याद रखना अघोष है, इसमें आपको 13 वर्ण है वो याद रखने हैं, और बाकी रिमेनिंग जो आएंगे वो घोष में आ गए। तो स्वर क्या होता है? घोष होता है। नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है स्वर कौन से होते हैं? घोष होते हैं, जिसमें भी आपके तीसरा चौथा पांचवा आप समझ के होंगे, क के बाद में क ख ग घ ड़, तो ये जो वर्ण है ये तो आपके क्या हो गए? क ख, ये तो आपके अघोष हो गए। इसके बाद में रिमेनिंग वाले जो भी होंगे वो आपके क्या होंगे? घोष वर्ण होंगे। बस इतना आपको याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चन है वो हो जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर पूछा घोष नहीं है, तो आपको अगर पता है घोष अघोष कौन से होते हैं, वही है क्या है? घोष नहीं है। तो अघोष हमने देखा, अघोष में कौन सा हम लेते हैं? पहला और दूसरा लेते हैं, और तीनों टाइप के स लेते हैं, स सरस्वती वाला भी लेते हैं, शारदा वाला भी लेते हैं, और षटकोण वाला भी लेते हैं। इस अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। स्वर दिया हुआ है, अब देखो 2 ऑप्शन में तो यहाँ पर इसने स्वर नहीं दे दिया है, सॉरी स्वर्ण नहीं, स्वर दे दिया है ऐ और ए, तो ये तो दोनों कट हो गए। अब इसमें रहता है आपको कन्फ्यूजन, तो हमेशा याद रखना जो पहला दूसरा होता है वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो पहला दूसरा, पहला तो इसमें किसी में नहीं दिया, दूसरा इसमें च के बाद में 6 वर्ण आता है, तो 6 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 6 क्या है? अघोष है, घोष नहीं है, तो यही आंसर है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस शब्द में री स्वर नहीं आता। तो री किस में नहीं है? कृपा, कृपा में है। दृष्टि में री है, ये दिया हुआ है। कृष्ण में भी री है, वो दी हुई है, री की मात्रा, बड़ी री की मात्रा। लेकिन रिवाज में ई है, री नहीं है। हमेशा याद रखना रिवाज में क्या है? आपके जो छोटी वाली ई है वो दी हुई है, आपके री नहीं है। इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो भाई रीट में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, इसको पता नहीं रीट को इसे बहुत बड़ी एग्जाम क्यों बना रखी है, लेकिन बहुत इजी एग्जाम है, क्योंकि आप इसके पीवाई की देखोगे ना तो इतने इजी इसमें क्वेश्चन है वो पूछ रखे हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किन ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है। अब कि कौन सी ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार कौन सी होती है? स्वर के बाद में आने वाली जो नासिकी ध्वनियाँ हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, ऑप्शन ए। फिर आपसे पूछा गया कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। जो हमने देख लिया होठों से कौन से बोला जाता है? ओष्ठ है, यानी कि आपके होठ से कौन से? होठों से आपसे बोला जाता है, पै वर्ग बोला जाता है, तो पै वाले बोले जाते हैं। तो पै इसमें यहाँ पर पै फै बै है, मैं यहाँ पर नहीं दिया हुआ। ओष्ठ पूछा है ना, ऊ तो ओष्ठ होते हैं। ए आ तो भाई कंठे होता है, ओष्ठ थोड़ी होता है। तो इसमें आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ओष्ठ तो यही नहीं है, ऑप्शन डी होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर है वो आंसर।
टाइपिंग में नहीं है, डी है इसमें करेक्ट आंसर। तो ऊ हमने देखा था, ऊ केस में है आपके ओष्ठ्य में है। इसके अलावा हमने प वर्ग है वो देखा था, आपके प वर्ग है वो पूरा इसमें आता है। यरलव में हमने देखा था, ये तो किस में आ रहा था, आपके तालु में आ रहा था। र आपके टैम वर्ग यानी मूर्धन्य में आता है। र के बाद में ये रे ल वर्ग है वो आपके दंत्य में आता है। और इसके अलावा व वर्ग है, व वर्ग यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपके किस में आएगा, ओष्ठ्य में आएगा। तो व है ये किस में आएगा, आपके ओष्ठ्य में आएगा। इसके अलावा आपके नेक्स्ट दिया हुआ है अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है। तो ध्वनि है, व्यंजन है, वो घोष अघोष के अकॉर्डिंग भी डिवाइड होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण के अकॉर्डिंग भी डिवाइड होते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण के अकॉर्डिंग किस प्रकार से डिवाइड होते हैं वो हम देख लेते हैं। अल्पप्राण तो उनको बोलते हैं जिनमें 1, 3, 5 वाले आते हैं, जो भी 1, 3, 5 है। या फिर आप देख लो महाप्राण, महाप्राण वाले एक याद कर लो आप, या तो अल्पप्राण वाले याद रख लो या महाप्राण वाले याद। महाप्राण वाले कौन से हैं, जो भी सम संख्या में है, 2 और 4। महान है 2 और 4, ये दोनों महाप्राण हैं। इसके अलावा आपको तीनों टाइप के स याद रखने हैं, स, श, श और है। ये आपके महाप्राण में आ जाएंगे, तो रिमेनिंग किस में आएंगे, अल्पप्राण में आएंगे। या फिर आप अल्पप्राण वाले याद रख रहे हो तो 1, 3, 5 तीनों विषम है, 1, 3, 5। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन आपके यानी कि य, र, ल और व, अंतस्थ व्यंजन है वो इसमें आएंगे। जितने भी आपके स्वर होते हैं ए, आ, ई, ऊ, तो ये स्वर है वो आपके किस में आएंगे, अल्पप्राण, जिनको बोलने में आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं आता, थोड़ी सी आपको क्या है, श्वास की आवश्यकता होती है। ए आप आसानी से बोल देते हैं, ए, आ, ई। लेकिन जो महाप्राण वाले होते हैं ना, क आप इजी से बोल सकते हो। क वर्ग में देखोगे क, ख, ग। तो क है, क इजी बोला जाता है, फर्स्ट है। ख में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, महाप्राण थोड़ी श्वास की अधिक आवश्यकता है, तो ख, तो ये आपके इसमें महाप्राण में। ग, ये देखो अल्पप्राण ग। जब भी आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो तो आप इनको बोल के देख लें। घ में थोड़ी सी श्वास की आपको ज़्यादा आवश्यकता है, तो घ ये महाप्राण में। तो जिनमें श्वास की आपको थोड़ी सी अधिक लॉन्ग तक आपको देखने को मिलती है, फील होती है, वो आपके महाप्राण होते हैं। या फिर सीधा रखो तो 2, 4। इसके अलावा आपके स और है, ये आपके महाप्राण में आते हैं। अल्पप्राण में आएंगे 1, 3, 5। पहले हमने देखा था घोष अघोष। अघोष हमेशा याद रखना, अघोष 1, 2। इसके अलावा तीनों टाइप के स इसमें आते हैं, ये टोटल 13 होते हैं। और बाकी रिमेनिंग हो गई वो आपके घोष हो जाएंगे। जितने भी स्वर हैं वो घोष में आते हैं, जितने भी स्वर हैं वो किस में आते हैं, अल्पप्राण में होते हैं और घोष होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, क्या स्वर अल्पप्राण भी है, घोष भी है, तो हाँ दोनों है। अब हम देख लेते हैं हमसे क्या पूछा है, अल्पप्राण वाले पूछे हैं। अल्पप्राण में हमने देखा 1, 3, 5, जहाँ पे 1, 3, 5 दिया है। क के बाद में ख दे दिया, ख तो भाई महाप्राण में आ गया। एक है ग तो अल्प है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आपको दिया है त, थ, द, तो देखो यहाँ पर थ दे दिया है, तो ये भी कट हो गया। इसके अलावा आपके दिया हुआ है ट, ठ। अब देखो ये एक है, ये एक के बाद 2 सीधा दे दिया, जबकि 2 और 4 तो किस में जा रहे हैं, महाप्राण में जा रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है च, छ और ये, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, अल्पप्राण में आ जाएंगे। 1, 3 और 5, च, ज और ये आपके किस में आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी आंसर है वो करेक्ट होगा। इस अकॉर्डिंग अभी एक टॉपिक है वो हमने क्लियर कर लिया है। और इसके बाद में आपको यहाँ से आपको इसके जो भी आपके पास जो भी बुक वगैरह दिए हुए हैं वहाँ से आपको वर्ण विचार वाला टॉपिक है, एक बार आप अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कर लीजिए। इससे बाहर आपसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। जैसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा हम ओवरव्यू यहाँ से देख लेते हैं, वरना तो हमारी क्लास लॉन्ग हो जाएगी और हम मैक्सिमम टॉपिक है वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो वर्ण विचार में आपको देखने मिलते हैं, वर्ण विचार वर्ण कितने होते हैं, टोटल 52 होते हैं। वर्ण है वो 52 होते हैं। देवनागरी लिपि उनके अकॉर्डिंग भी देखने मिलते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में तो 52 होते हैं, लेकिन जो आपकी बालपोथी चलती है, बालपोथी वाली, उसमें 49 ही बताए गए। और वैसे स्वर व्यंजन के अकॉर्डिंग देखोगे, संख्या के अकॉर्डिंग, तो वो आपके 44 ही होते हैं। 11 तो आपके स्वर हो जाते हैं और 33 आपके व्यंजन हो जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग देखोगे तो आपके 44 होते हैं। बालपोथी जो बच्चों वाली होती है उसमें 49 देखने मिल जाते हैं। और देवनागरी में देखोगे तो आपको 52 देखने मिल जाते हैं। तो ये 52 हैं, इनको हम 2 भागों में डिवाइड करें, स्वर में और व्यंजन में। स्वर में तो आप सभी जानते हैं टोटल 11 स्वर होते हैं, ये आपके बताए हुए हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर होते हैं। और स्वर भी 2 टाइप के होते हैं, कुछ
ह्रस्व होते हैं, कुछ लघु होते हैं, कुछ तो लघु होते हैं और कुछ क्या होते हैं दीर्घ या फिर गुरु आपके स्वर है वो देखने मिलते हैं। इसके अलावा ग्रहित आगत स्वर भी देखने मिलते हैं, लुप्त स्वर भी देखने मिल सकते हैं। लुप्त स्वर जिसमें जिस स्वर का उच्चारण है वो आपके लघु स्वर से तिगुना समय जिसमें लगता है। रामम, इस प्रकार के जो भी वर्ण होते हैं जिनमें थोड़ा सा आपसे ज़्यादा टाइम लग रहा है वो आपके लुप्त स्वर होते हैं। ग्रहित कौन से होते हैं? जो अ वाले स्वर है, औ वाले स्वर, उनको हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के से ग्रहण किया है और अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उनको यहाँ पर दिया है। जैसे ऑस्कर, ओ वाले, सॉरी मैंने शायद अ वगैरह बोल दिया था, ऑस्कर ओ वाले वर्ण है वो आपकी ग्रहित है, आगत है। किस अकॉर्डिंग? क्योंकि अंग्रेजी भाषा से इनसे सीधा हमने ग्रहण किया है इसलिए इनको ग्रहित या आगत बोला गया है। ऑस्कर है, डॉक्टर है, ये ग्रहित है। लुप्त कौन से होते हैं? जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। दीर्घ कौन से होते हैं? जो जिनमें लघु की तुलना में दुगुना टाइम लग रहा है। आ है, बड़ी ई है, बड़ी ऊ है, वो आपके दीर्घ हो गए। लघु ह्रस्व तो ओनली 4 ही होते हैं, ए ई ऊ री। इसके अलावा जितने भी आपके बच जाते हैं वो दीर्घ में आ जाते हैं। जिनको बोलने में कम टाइम लगता है वो आपके ह्रस्व है, लघु स्वर है। जिनको बोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा वो आपके दीर्घ हो जाएंगे। ग्रहित आगत अंग्रेजी से हमने कैप्चर किए हैं और लुप्त है और उनको थोड़ा तिगुना टाइम लग जाता है। लुप्त में तिगुना है, ग्रहित में दुगुना है, सॉरी दीर्घ में दुगुना है और ये हमने कैप्चर किए हैं इसलिए हमने बोल दिया ग्रहित या आगत। इसके अलावा कुछ वर्ण होते हैं, किस प्रकार होते हैं? होठों की बनावट के अकॉर्डिंग भी होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार तो जिनमें आपके जब आप उन वर्ड्स को बोलते हैं तो आपके होठ है वो किस प्रकार से होते हैं? वृत्त के अकॉर्डिंग, ऊ ऊ ओ औ, ये आपके वृत्ताकार हो। इसके अलावा जो भी हैं वो अवृत्ताकार आ जाएंगे। जीभ के उठने के आधार पर भी होते हैं, अग्र और मध्य। ए हमेशा मध्यम होता है और इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। ए है, नोट पता है वह है कि इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा पश्च स्वर भी होता है, आ ऊ, जो बड़ा ऊ है, ओ औ, ये आपके पश्च स्वर होते हैं। तो जीभ के उठने के अकॉर्डिंग भी अगर, मध्य और पश्च है, 3 टाइप के आपको स्वर देखने मिलते हैं। ए है उसको क्या बताया गया? उदासीन स्वर है वो भी बताया गया। इसके अलावा जीवा परिवर्तन के आधार पर भी होते हैं, विवर्तन, सवृत्ति, अर्धवृत्ति, आपके उद्ध या फिर विवृत स्वर है वो भी आपको देखने मिलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको जीवा की उपस्थिति के अकॉर्डिंग भी आपको याद रखना है। उदासीन स्वर है ये आपको याद रखना है। उदासीन स्वर पूछा जा सकता है कौन सा होता है? तो उदासीन है, ए है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। मध्यम स्वर भी होता है और उदासीन भी होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको याद रखना है, जो भी आपकी ई वाली है मात्राएं हैं, ए आई है, वो किस में आते हैं? आपके अगर में आते हैं। इसके अलावा कुछ जीवा परिवर्तन के आधार पर भी टाइप बताए हुए हैं, विवृत्ति, संवृत्ति, ये आप देख लेना। फिर आपके होते हैं उत्पत्ति की या फिर संरचना के आधार पर। उत्पत्ति या संरचना के आधार पर 4 तो मूल स्वर होते हैं और कुछ बाद में क्या होते हैं? 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संधि स्वर बोल देते हैं। मूल स्वर तो ए ई ऊ री। जो आपके ह्रस्व या लघु स्वर है वही क्या आपके मूल स्वर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ह्रस्व या लघु या मूल स्वर एक ही है? तो एक ही है। देखो यहाँ भी 4 बताए, यहाँ भी 4, यहाँ भी यही है ए ई ऊ री और यहाँ भी सेम है ए ई ऊ री। इसके अलावा संधि स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है वो संधि स्वर होते हैं और 2 टाइप के होते हैं, दीर्घ और संयुक्त स्वर। संयुक्त है वो भी 4 होते हैं, आई ओ अ वाले, ए आई ओ अ है वो संयुक्त होते हैं। और जो भी अलग है दीर्घ स्वर, आ है, ई है, ऊ है, री है, ये आपके 3 हैं, ये आपके दीर्घ होते हैं। फिर इसके अलावा विसर्ग है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, ये आपको देखने मिलते हैं। इसके अलावा अयोगवाह ध्वनि के अकॉर्डिंग भी बताया गया है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अकॉर्डिंग अंग है या फिर विसर्ग है, ये किस प्रकार के होते हैं? अयोगवाह ध्वनि इन्हें कहा जाता है। ये आचार्य किशोरदास जी वाजपेयी ने बताया है। फिर व्यंजन आपको देखने मिलते हैं। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख्य विवर या स्वर यंत्र में बाधित होती हुई बाहर निकलती है उनको व्यंजन बोलते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण में आपके जीभ, होठ, तालू की मदद से किया जाता है उन्हें आपके व्यंजन बोला जाता है। अब व्यंजन है वो स्पर्श और अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन बताए गए हैं। ऊष्म में तो आपके श और है आ जाते हैं। अंतस्थ आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यह रह ल वह है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। जो भी रिमेनिंग बच गए वो आपके स्पर्श में आ जाएंगे। क ख ग वाले वर्ड हैं, च छ जने वाले, ट ठ ड थ द न, प फ ब म, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे, स्पर्श में आ जाएंगे।
वह वाला आप याद रखना कि वह हमने उसमें ओष्ठ में देखा था, ये वह है, और पै वर्ग हमने होठ वाले में देखा था। तय और लय ये हमने दंत वाले में देखा था। टय और रे ये हमने मूर्धन्य में देखा था। और ये और छः ये हमने किस में देखा था, तालु में देखा था। और कंठों में हमने देखा था क वर्ण। तो ये भी आप साथ में इसमें याद रखना है। देखो नीचे यही वाले वापस है वो रिवाइज किए हुए हैं। इसके अलावा एक वर्ण होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जिसमें ऊष्मा श वाले हैं, ये आपके ऊष्म होते हैं। तो नीचे वापस यही है वो रिवाइज किया हुआ है। इसके अलावा कुछ अनुनासिक या नासिक के स्वर जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, उसके क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया था नए वाला। तो ये जो भी पांचवा वर्ण है वो आपके क्या उससे होते हैं, अनुनासिक या नासिक वर्ण होते हैं। पांचवा वर्ण जिसमें भी आता है आपके अणय हैं, ये हैं, णय, न, में, ये आपके क्या होते हैं, अनुनासिक या नासिक होते हैं। कुछ होते हैं कंठ तालु। कंठ तालु कौन से होते हैं ये आप हमने डिस्कस नहीं किया था, तो ये आप याद रखना। ए आई आपके किसमें आएगा, कंठ तालु में आएगा। कंठोष्ठ में आपको याद रखना है ओ औ आपके कंठोष्ठ में आएंगे। दंतोष्ठ में आपको याद रखना है व और फ। व और फ किस में आएगा, दंतोष्ठ में आएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, दंतोष्ठ वाला व और फ। इसके अलावा भी कुछ टाइप बताए हुए हैं, जैसे काकल्य या स्वर यंत्र मुखी ध्वनि जिसमें है बताया गया और विसर्ग बताया गया है। काकल्य और स्वर यंत्र मुखी ध्वनि, जीवामूली या फिर अली जिह्वा ध्वनि बताएगी क्या गया है। इसके अलावा वर्त से ध्वनि आपके न से ल ज र ये बताई हुई है। उच्चारण के आधार पर मैं आपको व्यंजन के टाइप बताए हुए हैं। स्पर्श है, स्पर्शी, संघर्षी है, अनुनासिक है, उच्चित व्यंजन है, ये आपको बताए हुए हैं। उच्चित व्यंजन का आपको वर्ग एक और टाइप आपको याद रखना है कि इनको क्या बोलते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें द्विगुण भी बोलते हैं, ताड़न जात भी बोलते हैं, द्विस्पर्शी भी बोलते हैं। द्विगुण ताड़न जात और द्विस्पर्शी वर्ण है वो भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि इन्हें उच्चित क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हें झटके के साथ बोलते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, उच्चित वर्ण है वो बोलते हैं। अनुनासिक या नासिक है जिनके उच्चारण में हवा नाक के माध्यम से बाहर आती है, वो आपके पांचवा वर्ण वाले आपके अनुनासिक हो गए। स्पर्श संघर्षी आपके छः ये हैं, जय हैं, ये आपके स्पर्श संघर्षी में आ गए। और स्पर्शी व्यंजन जिनमें आपके स्पर्श होता है टोटल 25 होते हैं, क से लेकर मैं तक के, या फिर हम कहें क वर्ग से प वर्ग तक के, ये सब इसमें आते हैं, स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। और स्पर्शी व्यंजन का आपका दूसरा वर्ण नाम देखने मिलेगा वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन है, इसको दूसरा नाम भी क्या कहते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन है वो भी इन्हें कहते हैं। इसके अलावा आपको कौन से और वर्ण टाइप है वो देखने मिलते हैं, जैसे आपको एक टाइप यहाँ पर दिया हुआ है प्रकल्पित या लुंडित व्यंजन। जो र व्यंजन होता है वो इसमें आता है प्रकल्पित या आपके लुंडित में। पार्श्विक आपके लय इसमें आता है पार्श्विक में, जिसमें हवा बगल से बाहर निकल जाती है, लय है वो इसमें आता है पार्श्विक में आता है। इस शिप्त स्पर्श व्यंजन है वो आपके ये और वे बताए हुए हैं। ऊष्म में हमने देख लिया स है। इसके अलावा अल्पप्राण महाप्राण हमने डिस्कस कर लिए हैं। घोष अघोष हमने डिस्कस कर लिए। संयुक्त वर्ण हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो संयुक्त वर्ण है दो अलग अलग व्यंजन होते हैं, उनके मेल से बनते हैं। इसमें आपसे फर्स्ट वाला जो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है श वाला, ये आपसे पूछा हुआ है क और स के मेल से आपके क्या बनता है, श बनता है। तय और र के मेल से आपके त्रय बनता है। श्रय किससे बनता है, श और र से बनता है। इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, या तो फर्स्ट पूछा हुआ है या फोर्थ पूछा हुआ है। इसके अलावा ये है आपके जय और ये, इनसे मिलकर क्या बनता है, गे बनता है। तो चार आपको क्या देखने मिलते हैं, ऊष्म व्यंजन है, सॉरी जॉइंट व्यंजन है, जॉइंट वाले व्यंजन है वो आपको कॉन्सोनेंट है वो देखने मिलते हैं। कुछ होते हैं शब्दकोश, अयोगवाह वर्ण स्वर से पहले आते हैं, ए अंग ए आ, इस प्रकार से। इसमें यहाँ पर टिप्पणी में भी बताया गया है कि र चार प्रकार से प्रयोग होता है, रथ, ट्रक, क्रम और क्रम। र है या तो आपके सीधा सीधा डायरेक्ट आपको देखने मिल सकता है र, या फिर आपको ट्रक में आप देखते हो नीचे आधा लिखा हुआ होता है। अगर र आधा है तो वो या तो नीचे चला जाएगा, या फिर नेक्स्ट वर्ण होता है उसके आगे सिर के ऊपर बैठ जाता है, या फिर उसके नीचे यहाँ पर क्रम में आपके साइड में नीचे देखने मिलता है। तो इस प्रकार र है उसको चार टाइप से आप लिख सकते हो। र आधा है तो हम उसको अलग अलग लिखते हैं, अदरवाइज तो अगर पूरा दिया हुआ जिसमें ए की मात्रा है तो वो तो कंप्लीट रूप से आएगा। रथ में र कंप्लीट है। तो ये आपके शब्दघोष के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड है वो किया गया है। शब्दघोष के अकॉर्डिंग ध्वनियाँ हैं, उनका वर्गीकरण ककड़ी, क्या, क्षमा,
इस अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। क्रम, क्रम, कृति, कृत्रिम, क्रमिक, ये आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि क्रम में तो रे आधा है इसलिए यहाँ पर जा रहे हैं नीचे। और यहाँ पर भी इस अकॉर्डिंग आप देख लेना कि किस अकॉर्डिंग। कृत्रिम में री दिया हुआ है और फिर आपके तैरे ई में ये आपको खोल कर इनको वर्ण है, इनको बताया गया। तो 1 घंटे की 40 मिनट की क्लास हो गई है और 40 मिनट में अभी तो हमसे एक ही टॉपिक हुआ है, लेकिन जो भी एक टॉपिक हमने किया है वो हमने अच्छे से कर लिया है। आई होप इससे अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने इतना भी अगर रीड कर लिया है तो ये आपका गलत नहीं होगा। ओके, तो मिलते हैं। ये अभी हिंदी वाले की जो भी क्लास होगी उसको हम थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड करेंगे, जितनी भी मेरे से होंगी आज के दिन में तो मैं आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।